दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार में हम लोकसभा चुनाव 2024 के जो रिज़ल्ट आए हैं उस रिज़ल्ट के ऊपर में एक विश्लेषण सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग शो में आपके सामने हम पार्टियों के प्रवक्ताओं को और पार्टियों के सब पदाधिकारियों को तो बुला ही रहे हैं, साथ ही साथ हम पत्रकारों से भी उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग पत्रकारों से अलग अलग सेशंस में बात कर रहे हैं। आज की कड़ी में हमारे साथ यूट्यूब के नागपुर शहर से 3 खबर की दुनिया के ऐसे पत्रकार हैं जो काफ़ी टाइम से खबरों को कवर करते हैं और ज़मीन पे इनको आपने काफ़ी भागदौड़ करते हुए देखा है। तो मेरे इस जानिब जो है तारुफ मैं करा दूँ सबसे पहले तो अपने पैनलिस्ट का। पहले पैनलिस्ट जो मेरे जानिब बैठे हुए हैं इनका नाम है कृष्णा मस्के जी। आगे इनसे और ज़्यादा तारुफ पे बात करेंगे। इस जानिब मेरे बैठे हैं रियाज शेख साहब और इस जानिब बैठे हैं शमा शेख मैम। आप 3 पैनलिस्ट हमारे आज के इस शो में हैं तो मौजूद है और इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हो रही सियासी घमासान को लेकर के और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासत हुई है और सियासत के चलते उत्तर प्रदेश की जो सीटें गंवाई है बीजेपी ने, वो आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे भी विश्लेषण कवर करेंगे, जैसे नागपुर है, इंडिया अलायंस है और एनडीए है। इस पर भी हमारी चर्चा में बात होती रहेंगी। तो सबसे पहले कृष्णा भाई, आप अपना खुद का तारुफ थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से कर दें, आपके चैनल वगैरह के बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली नमस्ते सबको। मेरा नाम कृष्णा मस्के है और मैं डीडी न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। मैं करीब 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मेरा नागपुर में एक छोटा सा चैनल है एनएमसी न्यूज़ करके, जो नागपुर बेसी वर्क करता है। लेकिन जहाँ तक मेरा करियर का सवाल है, 20 साल से मैं पत्रकारिता कर, गढ़चिरौली में 6 साल था, मुंबई में भी 4-5 साल था और लास्ट 10 ईयर से मैं नागपुर में कवर कर रहा हूँ सब चीज़ें। डीडी न्यूज़ बोले तो जो दूरदर्शन है उसी की आपने बात कही है। तो दोस्तों ये वो चैनल है जिसको देखते हुए आप और हम सब बड़े हुए हैं। अब नई जनरेशन शायद उसको नहीं देख पाई है, लेकिन हमने सबने डीडी न्यूज़ पे ही चित्रहार, पिक्चर और दूसरे दिगर कार्यक्रमों को देख देख के हम सब है तो अपना बचपना जिए हैं और जवानी को परवान चढ़े हैं। तो कृष्णा भाई ने तकरीबन 20 साल से पत्रकारिता की है और एक लंबा समय डीडी न्यूज़ में निकाला है। ऐसे पत्रकार, तजुर्बेकार पत्रकार हम आपके सामने इनकलाब समाचार के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। अलग अलग पत्रकारों से आपको रूबरू करवा रहे हैं ताकि पत्रकारों के विचार भी आप लोग जान सकें और इनकलाब समाचार के ही प्लेटफॉर्म पे आप ये सबको देख पा रहे हैं, बाकी जगह आपको देखने नहीं मिल रहा है इन्हें। तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए। शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी बातों का खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं हम रियाज शेख साहब की तरफ में। रियाज भाई, थोड़ा आप अपना खुद का तारुफ दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं रियाज शेख और आप मुझे हमेशा TNN 24 न्यूज़ चैनल में देखते हैं। और मेरा TNN 24 न्यूज़ चैनल है, मैं खुद उसका चीफ़ एडिटर, एंकर, रिपोर्टर भी हूं और तकरीबन मैं 15 सालों से रिपोर्टिंग लाइन में हूं, यानी एक पत्रकारिता लाइन में हूं जो अमरावती ज़िले से निकलता है प्रतिदिन अखबार। ऐसे मैं 6 साल उसका ताल्लुक़ का प्रतिनिधि रहा हूँ और उसके बाद मैंने अपना खुद का चैनल TNN 24 न्यूज़ चैनल शुरू किया है और देश और दुनिया की खबरें जो हम लोग उसमें दिखाते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकलाब जो आप चैनल देख रहे हैं इस वक्त, मुझे आप इसे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई इस रिकमेंडेशन के लिए। और रियाज भाई को नागपुर शहर में आम लोगों ने बहुत ज़मीन पे देखा है। कोविड पीरियड में ख़ास तौर से रियाज भाई ने ज़मीन पे बहुत काम किया है, कोविड में बहुत दौड़े हैं और कोविड पीरियड में काफ़ी लोगों की आवाज़ बनी भी है रियाज भाई। और कोविड से रियाज भाई की पहचान में 4 चांद भी लगे हैं और आगे भी बहुत लंबी पारी ये खेले और कृष्णा भाई आगे भी बहुत लंबी पारी खेले और हमारे सारे पत्रकार जो है आवाम की आवाज़ बन के है तो आगे भी ज़िंदगी जीते रहे, ऐसी हमारी कामनाएं हैं और ऐसी ऊपर वाले से हमारी दुआएं हैं। तो शमा मैम, थोड़ा सा आपके बारे में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शमा शेख, एलोवेरा एक्सप्रेस न्यूज़ की चीफ़ एडिटर। मैं 6 साल से इस फील्ड में हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सच्चाई आपके सामने पेश करूँ और आगे भी मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी सच हो वो आपके सामने लाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, ये बताते चले कि शमा मैम जो है सोशल एक्टिविस्ट भी है और फैमिली डिस्प्यूट केसेस के ऊपर में काफ़ी पैनी निगाह भी रखती है और फैमिली डिस्प्यूट केस में काफ़ी काम करते हैं। तो ऐसे लोग आज हमारे पैनलिस्ट हैं। चलिए ओपनिंग करते हैं। एक मिनट में एक रिमार्क जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में जो चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं उस पर इन पत्रकारों की क्या राय है। तो सबसे पहले कृष्णा भाई से जानते हैं। जी बोलिए।
तो कृष्णा भाई, ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैंडेट को लेके आप एक पत्रकार की हैसियत से क्या सोचते हैं? देखो, ये मैंडेट जो है वो बीजेपी के फेवर में आया। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष पार्टियां जो बोलती है कि ये बीजेपी का हार है, मुझे नहीं लगता है बीजेपी का हार है। और हम लोग तभी बोलेंगे बीजेपी का हार जब जो मुख्य पार्टी जो कांग्रेस है जी, उनके 100 भी पार नहीं हुए जी, जबकि कांग्रेस बीजेपी तो कम से कम 240 गई, अकेली पार्टी है 240 गई। जी। अगर हम इंडिया अलायंस की अगर बात की, जितने इंडिया अलायंस को ये नहीं मिला, जी, मैंडेट नहीं मिला, उतना तो बीजेपी को मिला, अकेली पार्टी को मिला। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को फेवर में ये रिजल्ट आया है। हाँ ठीक है, ये मानना पड़ेगा कि जो बीजेपी को जो उम्मीद थी जो 400 पार की, वो नहीं हो पाई। ठीक है, उम्मीद सबको लगी रहती, कांग्रेस इंडिया अलायंस को भी उम्मीद थी कि हम लोग 297 आना चाहिए, लेकिन वो 250 भी नहीं हुए, 234 के आसपास सिमट गए। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी के बीजेपी एनडीए के जो वर्क हुआ है, जो उन्होंने 10 साल में काम किया, जिस तरीके से वो विश्वास संपादन किया आम लोगों में, मुझे लगता है कि वो मैंडेट वो बीजेपी के एनडीए के फेवर में दिया और उसी वजह से आज वो सरकार बनने में जा रही है। तो रियाज भाई, 1 मिनट में बताइएगा कि इस पूरे चुनाव के रिजल्ट पर आपकी क्या राय है? अभी देखिए कि गठबंधन सरकार बन रही है और सरकार तो अभी 9 तारीख को मोदी जी वैसे शपथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दाल में काला हुआ ना, यूपी से बहुत बड़ा इनको झटका पहुंचा होगा। इसलिए दाल में काला हुआ और यूपी से गाला हुआ, गाला हो गया, बहुत बड़ा गाला हो गया। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो गाला कर दिया ना, वो मोदी जी कैसा सबका खेल कर देते, लेकिन योगी जी ने उनका ही खेल कर डाला। तो ये जो खेल है ना, ये खेल आम आदमी के समझ में नहीं आएगा। नेहा सिंह राठौर का जो गाना है खेला होई बे, हाँ, खेला हो ही गया, पूरा खेला हो ही गया है। और मैंने कहा ना कि अभी मोदी जी सबका खेल करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उनका खेल कर दिया। जैसे कि नागपुर से अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जी के जिस तरह से खेल चल रहा था, वो चलिए नागपुर की बात नहीं करते, अपन उधर की बात करते हैं। तो जिस तरह से आपके आगे बढ़ेंगे, ओपनिंग रिमार्क्स एक शमा मैम से भी ले लेते हैं। शमा मैम, आपका क्या विचार है इस रिजल्ट को लेकर के, चुनावी रिजल्ट को लेकर? आपके पास में ऑलरेडी माइक लगा है। सॉरी, मुझे तो यही लगता है कि जैसा कि अभी अयोध्या की बात चालू थी, जैसा इन्होंने अपना ओपिनियन दिया अयोध्या के बारे में, तो 400 पार तो हो नहीं पाया है। और ऊपर से जो राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा था, तो अयोध्या वासियों ने ही मुंह के बल गिरा दिया। तो फैजाबाद ने राम को नकार दिया, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, तो जनरली अयोध्या के वासियों का या देशवासियों का ही कहना है कि भैया राम ने ही नकार दिया है जी। जो राम को इन्होंने स्थापना किए थे कि भैया राम के नाम से हमको वोट मिलेंगे, तो आधे अधूरे मंदिर में की थी, आधे अधूरे पेश के। तो मेरे हिसाब से तो ये सब गठबंधन जो चालू है सभी एक मिली भगत है, और सरकार तो मोदी की ही बननी है जी। और जो राहुल गांधी का जो हमने सपना देखा था वो तो ऑलरेडी टूट ही गया है। अभी और 5 साल देखो अभी क्या क्या होता है, आगे आगे देखो अभी क्या होता है देश में। वैसे भी देश इतना बर्बाद तो हो ही गया है, अभी देखो अभी आगे और कगार पे है, क्या होता है। तो चलिए, ये ओपनिंग रिमार्क्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सब्जेक्ट की तरफ। और सब्जेक्ट हमारा जो है आज के शो का टॉपिक जो हमने रखा है वो योगी आदित्यनाथ की और दिल्ली की जो राजनीति है, यूपी और दिल्ली की राजनीति के बीच में जो कुछ घट रहा है, चल रहा है, उसको हम अपने पत्रकारों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और आप तक भी वो समझ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो कृष्णा भाई, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि जो 400 पार का अहंकार था, इस अहंकार को यूपी ने, जिस पर सबसे बड़ा भरोसा था, जहां यूपी में 80 से 76 सीटें जीती जा रही थी, 97% तक के वोट शेयरिंग जहां आ रहा था, वहां एकदम स्लाइड होके 50% से भी नीचे चले जाना, ये क्या मतलब देश में क्या मैसेज जा रहा है इससे? देखो, एनडीए खासतौर बीजेपी की बात करें जी, तो हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी, हर बड़ी पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, वो चाहती है कि एक सपना लेके चलती है किसी भी इलेक्शन पर जी। उन्होंने अगर सपना देखा है 400 पार, तो मुझे नहीं लगता ये अहंकार कुछ होगा जी। क्योंकि हर पार्टी, हर राजनीतिक दल का एक सपना होता है कि नहीं, अगर मैंडेट पावर अगर मुझे ज़्यादा मिलता है तो मैं अच्छे तरह से काम कर सकूँ। तो इस बार का जो पावर चाहिए था मोदी जी को, वो संविधान को बदलने के लिए चाहिए था, ऐसे उनके सांसदों ने, उनके
नेताओं ने और उनके उम्मीदवारों ने बार बार कहा है। देखो पहले तो मैं आक्षेप इस चीज़ को ले रहा एज ए पत्रकार करके, सिर्फ आनंद हेडगे जी जो थे उन्होंने ही ये वर्ड बोला था। और राजस्थान के उम्मीदवार ने भी कहा नहीं, वो नहीं बोला था। जो गिरिजी महाराज जो थे राजस्थान से वो चीज़ें आई थी, आनंद हेडगे जी ने, उन्होंने बोला था कि उनको 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलने के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने उसी टाइम उन्होंने वो चीज़ को नकारा, उन्होंने खंडन किया, उनको उम्मीदवार भी नहीं दिया और उनको शोकॉज नोटिस भी भेजा। और तो लेकिन वो चीज़ को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपप्रचार किया, मैं उसको सीधा सीधा अपप्रचार ही बोलता हूँ। आज अगर वो अपप्रचार नहीं रहता आपके हिसाब से, ऐसा अपप्रचार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने अगर मुझे बोला कि आपने बोला कि नहीं ये संविधान बदलेगा तो क्या अभी 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए इलेक्शन होने के बाद, अब क्यों नहीं बोल रहे यूपीए आघाड़ी की नहीं अभी तो हम संविधान बचाव के लिए एक वोट हो गए ना, अब तो वोट हो गए ना, अब तो रिजल्ट आ गए ना, इसलिए तो बोल रहा रिजल्ट आए इसलिए। अब जब सरकार बैठेंगे और सरकार के कार्य पद्धति कार्यकाल शुरू होगा तब की बात होगी। देखिए ऐसा नहीं होता, एक दिन के अंदर में संविधान बदलना पॉसिबल नहीं है। संविधान ये बदलाया नहीं जा सकता उस चीज़ के। हाँ, तुम उसमें अमेंडमेंट कर सकते। और जहाँ तक मेरा ये सवाल है एज ए पत्रकार करके, सबसे ज़्यादा अगर तोड़मोड़ अगर संविधान किसने किया तो कांग्रेस ने ही किया, क्योंकि 108 बार तो उन्होंने खुद ही उसको ये किया, अमेंडमेंट किए ना उन्होंने। संविधान बदलने की कभी चेष्टा नहीं की ना, संविधान बदल नहीं तो इसके मोहन भागवत भी तो संविधान बदलने के बारे में 2015 में बोल चुके हैं कि हमें संविधान की और रिजर्वेशन की समीक्षा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर 2015 में बोला तो आज 2024 हो रहा, आज 10 साल जो चीज़ को हो रहे हैं, 2024 हो रहा है। लेकिन आरएसएस तो कृष्णा भाई जो 1925 की आइडियोलॉजी पर बनी थी, जिस एजेंडे पे बनी थी, आज 99 साल के बाद भी आरएसएस का एजेंडा वही है। तो आप तो 15 और 24 के बीच की बात कर रहे हैं। एजेंडा सबका अपना अपना अलग होता है। अगर आरएसएस अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे पे चलती है तो उनका खुद का एजेंडा है। अगर मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड है या फिर मुस्लिम कोई संगठन है, वो अपने एजेंडे पे चलती है तो उनका धार्मिक महत्व होता है, उनका एजेंडे पे वो चलती है। और एसपी जैसे समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक लीगल एंटिटी है, आरएसएस को एक लीगल एंटिटी नहीं है ना। ऐसा नहीं है, वो संगठन है। तो आरएसएस नॉन रजिस्टर्ड भी तो है ना, ये भी तो संगठन की बात है ना। तो जब उसकी लीगल एंटिटी नहीं है तो उसकी बात को इतने पूरे नेशनल मीडिया ने, पूरे है तो ब्यूरोक्रेसी ने और पूरे सरकार ने इतना महत्व क्यों दिया? फिर देखो क्या होता है, उसका एक बीजेपी विंग है और वो राजकीय विंग है, यानी वो मदर ऑफ बीजेपी है। बिल्कुल मदर ऑफ बीजेपी है। मदर ऑफ बीजेपी होने के नाते जो एजेंडा मदर का रहेगा वही चाइल्ड का रहेगा ना। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होगा ऐसा नहीं रहता। बीजेपी है, खुद का उसका अस्तित्व अलग है, उसका खुद का एक वोट बैंक भी अलग है। हाँ, भले ही आरएसएस उसको सपोर्ट करती है, आरएसएस उसको मार्गदर्शन करती है, आरएसएस अपना एजेंडा खुद चलाती है। वो भले उनको बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ें आपको करना हो तो कीजिएगा। अगर वो करती है बीजेपी तो ठीक, नहीं करती भी ठीक। अभी आपने देखा आरएसएस इस इलेक्शन में कहीं नहीं था। तो अभी नड्डा जो है उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं है, अब बीजेपी अपने आप में सक्षम है। देखिए बीजेपी सच में सक्षम है, आरएसएस ये है उनका मार्गदर्शक। मैं पहले बोल रहा, आरएसएस ने पहले 2 चरण में जब पार्टिसिपेशन नहीं किया तो परसेंटेज भी तो गिरा ना। किसका? बीजेपी का ओवरऑल चुनाव का परसेंटेज भी तो गिरा ना। देखिए पिछले इलेक्शन की तुलना में देखिए काफ़ी गिरा ना। देखिए वोट शेयर के मामले में अगर वोट शेयर की बात करेंगे ना तो आप वो वोट शेयर कांग्रेस के इंडिया अलायंस से ज़्यादा इंडिया का अलायंस का वोटिंग ज़्यादा है, और वोट शेयरिंग का इंडिया का ज़्यादा है। मैं आपको ऑथेंटिक मुझे पता ये क्वेश्चन आएगा तो इसलिए मुझे भाई किसका ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको एनडीए का अगर इंडिया का वोट शेयर ज़्यादा है, बिल्कुल तो वो आरएसएस के आने के बाद ही बढ़ा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आरएसएस का जो आरएसएस से जुड़े हुए सभी संगठन जब आए तभी बढ़ा ना। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। आरएसएस जो है, आरएसएस अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व लेके चलती है, अपना एजेंडा लेके चलती है। लेकिन बगैर आरएसएस के बीजेपी की सरकार भी तो नहीं चलती ना। ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं। अभी इस साल कौन बताइए कौन आरएसएस का आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ?
डायरेक्टली। आरएसएस के डायरेक्टली आदमी कभी इलेक्शन में नहीं आते, सिलेक्शन में ही आते ना। राज्यसभा में सिलेक्शन में आते ना। वही मोहन जी भागवत ने अभी किसी मंच पर ये बोला कि अपने बीजेपी को आप खुलेआम ये करो करके, वो कभी नहीं बोलेंगे। वो तो मोदी और मोहन भागवत के बीच के टसल है, जो भी है, लेकिन ये अपना संगठन अपना अलग चलाते हैं। जहाँ तक मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर तो कृष्णा भाई थोड़ा रियाज भाई की तरफ भी चलते हैं। रियाज भाई, जो चुनाव में बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी थी कि 80 में से 80, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है ना, यूपी से दिल्ली के रास्ते की तरफ जब जाते हैं तो यूपी ने ही रास्ता आधे से नीचे कर दिया। क्यों ऐसा? देखिए क्या होता है कि हर जगह और हर बार जात धर्म को लेकर कभी इलेक्शन नहीं होते हैं। तो पिछले 32 साल की राजनीति बीजेपी की वही है ना। वो है, पर अभी इस बार जो उन्होंने बीजेपी ने जो देखा है, इस बार जो सभी धर्मों ने इस चीज़ को नकार दिया कि नहीं, किसी भी धर्म के साथ हम ना खेले। आप देख रहे हैं बीजेपी का जो वोटर है वो तो आज भी वही है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, थक गए ना यार, वो भी खुद लड़ना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश तो ऐसा लगता ही नहीं कि थका करके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 29 में से 29 सांसद। देखिए, कोई भी पार्टी हो किसी का घर नहीं चलाती। दूसरी बात, हमको अपना परिवार खुद को संभालना होता है। और अब सभी के समझ में ही आ गया है, हिंदू भाइयों की भी समझ में आ गया, सभी समाज के लोगों के समझ में आ गया कि भैया धर्म की राजनीति से पेट नहीं भरता। तो लेकिन रियाज भाई, हिंदुत्ववादी विचारधारा के जितने भी आप है तो सोशल मीडिया पे मैसेज पढ़ो या वीडियोस देखो, तो वो उनके लिए तो ऐसा है कि भले 400 का पेट्रोल ले लेंगे लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। भाई अभी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि हिंदू व्हाट्सएप भी हिंदू हो गया, फेसबुक भी हिंदू हो गया, ट्विटर भी हिंदू हो गया, यूट्यूब भी हिंदू मुसलमान हो गया। सोशल मीडिया पूरा हिंदू मुसलमान हो गया, इनकी आईटी सेल की वजह से। ये जो जिस तरह से भ्रम फैलाते हैं हिंदू मुसलमानों को, यानी अंग्रेज़ों ने जो पहले चाल चले थे ना कि भारत में तोड़ फोड़ करो, अलग अलग करो, हिंदू मुस्लिम करो और फिर राज करो, तो ये राजनीति की अभी जो धर्म की जो राजनीति चल रही है ना, यूपी पर आपकी क्या राय है? ये अभी ख़त्म होने वाली है सब, क्योंकि अभी यूपी में भी बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं। यूपी में अगर मैं यूपी की अगर सही में अंदर की बात बताऊं तो जिस तरह से वहाँ पर गेम योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत हिंदूवादी हैं और वो हिंदू के समर्थक है होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो इलेक्शन में अभी फांसा पलटाया ना, तो वो कहीं ना कहीं इनको उन्होंने टच ज़रूर किया है नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को, यानी कि बीजेपी को उन्होंने कहीं ना कहीं हर्ट किया है वहाँ पर। नहीं तो वो अगर वो चाहते ना तो यूपी से काफ़ी सीटें निकलती थी। मैंने एक देखा है कि मुख्तार अंसारी के भाई जो है वो भी वहाँ से चुनकर आए उस वक्त, अभी इस वक्त वो चुनकर आए, जबकि वो डीएम, जब वहाँ की डीएम थी वो उनकी भाई की कब्र पर ज़ियारत पर मिट्टी भी नहीं डालने दे रही थी, आज उसी ने वो प्रमाण पत्र उनको दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो समीकरण है वो बदलता जा रहा है दिन पर दिन, और लोग ये जात पात धर्म से उठकर अब सोचने लगे हैं। जी, तो के बारे में जी दोस्तों, ये जो चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग पत्रकारों के अपने विचार है, ये अलग अलग पत्रकारों की अपनी अपनी स्टडी है, उस स्टडी के आधार पर हम इनकलाब समाचार पे इस शो को चला रहे हैं और आप तक वो स्टडी पहुंचाने की हमारी कोशिश है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि शो में आखिर तक बने रहिए, शो को पूरा देखिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस डिबेट को, और हमारे दीगर शोज़ को भी और दीगर डिबेट्स को भी आप है तो सोशल मीडिया अकाउंट में हमारे अपनी जगह दीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी में कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जैसा कृष्ण भाई आप कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट की बात आप कर रहे थे कि इंडिया अलायंस को बीजेपी से ज़्यादा वोट शेयर मिला है जी। तो इस पर आप क्या स्ट्राइक रेट? देखिए, स्ट्राइक रेट की अगर बात किया ना इस इलेक्शन में, तो 2019 में कांग्रेस को 7.9% मिला था स्ट्राइक रेट था, और उसमें उस टाइम बीजेपी को 16% था जी। ठीक, उस टाइम भी स्ट्राइक रेट ज़्यादा था। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो इस टाइम भी 28% 8 का स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का, तो बीजेपी का 32.7 है, तो स्ट्राइक रेट तो उससे ज़्यादा है, 100% होना ही है। घटा नहीं है, बढ़ा है, नहीं बड़ा है, तो स्ट्राइक रेट बढ़ा है ना बीजेपी को 2019। देखो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है ना, उनका जो ओवरऑल जो है स्ट्राइक रेट, उनका जो प्रमाण है उसका परसेंटेज, नहीं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा। और जो अगर मैं ये परसेंटेज जो बोलो ना माइनस के शेयर जो होते हैं
वोट शेयर जो बोलते हैं ना, अगर हम उसको 2019 की अगर बीजेपी की खुद बात करते तो 2019 में बीजेपी को 303 सीट थी, वो फुल इसमें मेजोरिटी में आई थी। और उसके बाद 2024 में 240 सीट पे वो सिमट गए। अगर लगभग अगर देखा जाए तो 66 के आसपास वगैरह 63 के आसपास वो माइनस हो गई। तो उसका जो वोट शेयरिंग, जो माइनस वोट शेयरिंग है ना, वो खाली 1.2 हुआ है, 1.2 हुआ है। अगर जब हम कांग्रेस की अगर बात करेंगे, वो 2019 की बात करेंगे उसके उस टाइप का, तो अभी कांग्रेस को 2019 में खाली 44 ही था, 44 सीट बराबर है। अभी उनका 98 99 आ गई। तो पर लेकिन वोट शेयरिंग अगर देखेंगे तो -9 पे आया है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का वोट शेयरिंग नहीं बढ़ा। बीजेपी इसलिए बढ़ती है कभी भी, वो अपने वोट चुनने आने के बाद मीन्स जितने से ज़्यादा अपना वो वोटिंग का मार्जिन है वो कैसी बढ़ी जाए। जिस दिन वो उसका माइनस अगर आ गया तो समझ जाना कि बीजेपी माइनस ही होगा। लेकिन बीजेपी का स्ट्रेटेजी ये रहता है कि हम हारेंगे जरूर, चलेगा, लेकिन हमारा जो वोट शेयरिंग जो है परसेंट माइनस नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते ही जाना चाहिए। ये बात देवेंद्र फडणवीस से 2 साल पहले भी बोला था कि हम उस चीज़ को देखते ही नहीं, हम खाली हमारा वोटिंग शेयर जो है वो बढ़ते होना चाहिए। और अगर मैडम ने फर्स्ट टाइम मुझे ओपनिंग में बोला था कि अयोध्या सीट से भी बीजेपी आ रही। एज ए पत्रकार करके मैं किसी का फेवर नहीं लेना चाहता, एज ए पत्रकार करके मैं बोलता हूँ कि ये जो अयोध्या नहीं हरी, बीजेपी का हरी अयोध्या में। ये तो फैजाबाद सीट थी, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, उसमें अयोध्या आता है। तो नाम ही बदल दिया है ना। तो अयोध्या बदला का है, वो तो अयोध्या ये तहसील प्लेस है, छोटा प्लेस है। और उसमें अगर देखा जाए तो फैजाबाद का नाम भी तो चेंज कर दिया गया है ना। तो ये चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं। इस चर्चा पे आपके जो भी सवाल है वो भी कमेंट में लिखें, ताकि आइंदा फिर हम किसी और शो में उन सवालों को ले सके। आपके नाम के साथ भी इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सवाल बिल्कुल जिनाइन है तो किसी न किसी पैनलिस्ट से हम पूछने की उसमें पर कोशिश करेंगे। ये डिबेट यहाँ हम ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि चुनाव ख़त्म हो गए, रिज़ल्ट आ गए हैं। अपने आपस के जो भी मतभेद है उसको ख़त्म कीजिए, मिलिए, आपस में मिलिए झुलिए, प्यार से रहिए। पड़ोसी आपका पड़ोसी है। नेता आपके वक्त पे काम नहीं आएगा, पड़ोसी हमेशा आपका साथ निभाएगा। नेता सबसे आखिरी में आएगा, सबसे पहले आने वाला पड़ोसी रहेगा, चाहे वो किसी भी जात धर्म किसी भी मज़हब का हो। ये फार्मूला, ये प्रिंसिपल जो है ये हमेशा अपनी लाइफ में कायम रखे। सियासी पार्टियां लड़ाने का काम करती है, फ़ायदा वो उठाती है। आप और हम बीच में रंजिश रख के आपस में बैर करते हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है इसको हमेशा याद रखें। मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, इसे भी हमेशा याद रखें। और इसी 2 लाइन के साथ में मैं आज के शो से इजाज़त लूँगा। मैं शाकिर रज़ा खान फिर आपके सामने हाजिर हूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।